छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार उफान पर है। पहले चरण के मतदान के लिए तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना पूरा दमखम लगा रही है और हम उसी दमखम को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में आज हम छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज राजनेता, जो केवल अपनी राजनीतिक हैसियत के लिए नहीं बल्कि अपनी सज्जनता, अपनी शिष्टता, अपनी विद्वता के लिए भी ख्यात है, ऐसे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ दौरे पर निकले हैं। हम जा रहे हैं पंडरिया। तो आसमान की ऊंचाई पर हैं, पर इस आसमान की ऊंचाई से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जमीन की सच्चाई को कितना बेहतर देख पा रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंहदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जानना यही है, इतनी ऊंचाई पर आप हैं, इतनी ऊंचाई पे ये हेलीकॉप्टर है, जमीन कुछ ठीक ठाक दिख रही है कि नहीं दिख रही है? आप ऊंचाई से जब देखते हैं परिदृश्य बदला रहता है और ओवरव्यू दिखता है। जमीन पे पांव रहते हैं तो परिवेश अलग रहता है। तो इतना एडवांटेज रहता है कि अगर आप ऊपर से देख रहे हैं, और जो मुझे दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी के लिए सरकार बनाने के बहुत अच्छे संभावनाएं दिख रही। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के बहुत अच्छे आसार आपको दिख रहे हैं, पर जिस तरीके से दनादन आप घोषणाएं कर रहे हैं, उससे तो लोगों को लग रहा है कि कोई बेचैनी है, कोई शंका है, कोई डाउट है। जब भी चुनाव में जाते हैं तो आप सिर्फ पिछले काम क्या किए उस पे चुनाव में नहीं जा सकते। लोग जो हो गया वो बीत गया मानते हैं, आगे क्या करोगे। तो लोगों की ये अपेक्षा रहती है, वो चाहते हैं कि आप बताओ कि हमारे लिए क्या करना चाहते हो। और इसीलिए घोषणा पत्र बनते हैं, इसीलिए पार्टियां अपनी बातों को रखती हैं, अपनी योजनाओं को आने वाले 5 सालों में क्या करना चाहेंगी रखती हैं, और उन्हीं का हिस्सा ये घोषणाएं हैं। उसी का हिस्सा ये घोषणाएं हैं। हम इन घोषणाओं पर भी बात करेंगे, पर थोड़ी बातचीत 2013 से 2018 को लेके करते हैं, जिसमें आप बतौर नेता प्रतिपक्ष भूमिका में थे, भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूमिका में थे। जिस प्रकार का संघर्ष आप जमीन पर कर रहे थे, तो जय वीरू के तौर पर आपको देखा गया। जय वीरू ने जो कुछ भी कर दिखाया, पर जो कुछ आपने सोचा था 2013 से 18 के बीच कि जनता अगर हमें मौका देगी तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, 5 सालों में कितना हुआ? कितने संतुष्ट या कितने असंतुष्ट है टीएस सिंहदेव? काफी कुछ हो पाया जी। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, और ये मंत्रिमंडल के सदस्य या कांग्रेस के व्यक्ति के रूप में नहीं, पिछले 50 सालों में मैंने भी कई सरकारों को काम करते देखा, कई पार्टियों की सरकारों को काम करते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा। जितना बुनियादी काम इन 5 सालों में हुआ उतना पहले नहीं हुआ। कौन सा ऐसा बुनियादी काम हुआ? लोग तो सवाल कर रहे हैं, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट इस दौरान हो गया? केवल बांटने का काम चला, इसके अलावा हुआ क्या? ये लोगों की जहन में सीधा सवाल है। इसका कोई उत्तर है सिंहदेव साहब के पास? 13 और 18 के बीच में रिजर्व बैंक ने जो आकलन किया था, उसमें छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक गरीबी वाले प्रतिशत के राज्य में चिन्हांकित किया था। 39.9294%। झारखंड से कुछ .% अधिक गरीबी। और इन 5 सालों में अगर केंद्रीय एजेंसी ये रिपोर्ट प्रकाशित करती है कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से उठे हैं, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी सफलता का एक संकेत छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए है। बुनियादी कामों की बात है तो सड़क के जो ढांचे हैं उनमें सुधार, रेलवे ठीक है ये केंद्र सरकार करती है, लेकिन राज्य सरकार की पहल, एयरपोर्ट्स इत्यादि में पहल करके उसके विकास की बातें, पावर प्लांट्स हैं। अभी कोरबा में हाल में संयोग रहा कि मुझे भी इस विभाग से जुड़ने का मौका मिला। 1320 मेगावाट के 2 पावर प्लांट का भूमि पूजन हुआ। 7700 मेगावाट का पंप एंड लिफ्ट वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का MOU हुए हैं। आने वाले 2026 तक छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर विद्युत के मामले में हो जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो बुनियादी ढांचे में व्यापक परिवर्तन आए। अगर आप प्रशासन के मामले में देखेंगे तो तहसीलों में, सब डिवीजन में बड़े पैमाने पे नई तहसीलें खोली गई, नए SDM कार्यालय खोले गए। ये कुछ उदाहरण है जो बता रहे हैं कि सरकार का दृष्टिकोण था
कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निचले स्तर से लाभ मिल सके। तेंदुपत्ता की बात हो, वाहन खरीदी की बात हो, ये सब में जो सोच थी उनको खुश करने की नहीं थी, उनके माली हालत को सुधारने की थी। और अगर 40 लाख लोग गरीबी रेखा से उठे तो जो कांग्रेस की सरकार आने के पहले कांग्रेस पार्टी ने सोचा था, घोषणा पत्र के माध्यम से जारी किया था और नई बातें भी कुछ आई जिनको सम्मिलित किया था, वो लगता है कि वो सही लाइन पे चली। अब ये 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर में बड़ा जोर दे रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में बीपीएल कार्ड हैं। कितने लाख कार्ड खतरे में आ गए हैं? कितने कार्ड कट जाएंगे? लगभग 70 लाख कार्ड अभी छत्तीसगढ़ में वितरित हैं। 61 लाख कार्ड ₹1 किलो राशन वाले हैं और ये उस मायने में बीपीएल नहीं है। बीपीएल की परिभाषा 2011-12 के जनगणना और एसईसीसी के सर्वे के आधार पर करीब 38 लाख परिवारों की है। इन 38 लाख परिवारों के अतिरिक्त जो चिन्हांकित बीपीएल परिवार थे, छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वभौम पीडीएस को लागू करने की सोच से, कांग्रेस पार्टी ने यूनिवर्सल पीडीएस को लागू करने की सोच से सभी के लिए ये कार्ड उपलब्ध कराए। और 35 किलो चावल का जो प्रावधान है वो जिनको एपीएल भी माना जाता है, वो 10 लाख परिवार। चीफ जस्टिस ₹10 किलो में चावल उठा सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी 10 किलो में चावल उठा सकते हैं, रमन सिंह जी 10 किलो पे चावल उठा सकते हैं, भूपेश बघेल 10 किलो पे चावल उठा सकते हैं, मैं आप 10 रुपए किलो पे चावल उठा सकते हैं। तो ये सार्वभौम पीडीएस का जो मामला है, इस बार कटौती नहीं हुई और आधार से लिंक करने के बाद थी कि एक व्यक्ति एक नाम पे कई कार्ड बने हुए हैं, उसमें भी काफी कमी हुई है। सुधार की गुंजाइश है अभी भी। वो उन्होंने बायोमेट्रिक किया है, तो जब गांव में जाते हैं तो 1-2 महिला, 1 आध पुरुष आते हैं, कहते हैं हमारे अंगूठा का निशान नहीं लग रहा। तो ऐसी बातें हैं, लेकिन पहले से काफी फर्क आया है। ये यूनिवर्सल पीडीएस की आप बात कर रहे हैं 5 साल पूरे होने के बाद में, और जब 5 साल पहले आप बात कर रहे थे तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात कर रहे थे। ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर भूल यूनिवर्सल पीडीएस में बात कर रहे हैं सिंहदेव जी। घोषणा पत्र में दोनों चीजें थी, यूनिवर्सल पीडीएस भी था और यूनिवर्सल हेल्थ केयर भी था। यूनिवर्सल हेल्थ केयर की दिशा में हम बढ़े हैं, लेकिन अभी वहां पहुंचे नहीं। उसको कानून के रूप में जब तक लागू नहीं किया जाएगा, जैसे पीडीएस एक कानून के रूप में लागू है फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से, तो उससे हम अभी दूर हैं, क्योंकि व्यवस्था में और कुछ करना बाकी है। हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर पूरे हो गए, तो जिस दिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पूरे होने की स्थिति में हम पहुंचेंगे तब सरकारी तर्ज पे हम कर सकते हैं, वरना आज के दिन हमको प्राइवेट सेक्टर पे निर्भर करना पड़ेगा। लेकिन उससे हम अभी बढ़े हैं, दूर हैं। 2018 में जब कांग्रेस को चमत्कारिक बहुमत मिला तो सेमीफाइनल में 4 चेहरे थे, ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल। फाइनल में 2 चेहरे थे, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल। फाइनली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने, राहुल गांधी का फैसला था। आज 5 साल बाद टीएस सिंहदेव को क्या लगता है, राहुल गांधी का फैसला कैसा था? हाईकमान जो फैसला करता है वो सही, उसको मान के चलना रहता है। और मेरा स्वभाव अनुशासन का है कि अगर कोई बात है, उसमें हो सकता है मेरे मन में कुछ बातें हों, लेकिन अगर उसके अनुरूप नहीं हो रही हैं तो जहां रहना है अनुशासन में रहना है, फिर घर के बड़े की बात को मान के चलना है। मैं उससे फिर अलग रास्ता अपनाना मेरा स्वभाव नहीं। अध्यक्ष के तौर पर आप भूपेश बघेल जी के साथ काम कर रहे थे, अब मुख्यमंत्री के तौर पर उनके साथ काम कर रहे थे, दोनों भूमिकाओं में क्या अंतर दिखा? उनका जो प्लस पॉइंट है वो एनर्जी लेवल है। वो पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में भी जब काम कर रहे थे तो उनकी जो एक विशेषता थी, एनर्जी लेवल हाई, और मुख्यमंत्री के रूप में भी एनर्जी लेवल हाई। तो ये उनका स्वभाव है, वो मजबूती से काम करना पसंद करते हैं। अब जब काम कर रहे हैं तो कुछ अलग तरीके से कर
उसमें जितने हाई लेवल पे आप जाओगे, जो जवाबदारी रहती है और जो चुनौती भी रहती है, वो सबको साथ लेके चलने की रहती है। वो जितना आप करेंगे उतना आप सफल होंगे। पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में भी उन्होंने प्रयास किया, सीएम के रूप में भी उन्होंने प्रयास किया, सबको लेके चल सके और उसी में सफलता मिल सके। ये आप सबको साथ लेकर चलने वाले थे, 22 लोगों को तो आपने डिब्बे से पहले ही उतार दिया टिकट वितरण में, तो कैसा साथ लेके चले आप लोग? परिवार हजारों का है, लाखों का है, उसमें चुने हुए विधायक 71 ही थे कांग्रेस के। इस समय पे विश्लेषण होता है कि 5 साल जो आपने काम किया, अब आपके अगले बार रिपीट होने के चांसेस कितने हैं। राजनीतिक परिवेश में दो बातें आती हैं टिकट के मामले में, सिटिंग इज गेटिंग और दूसरा परफॉर्मेंस। भूपेश भाई पिछले लगभग 2.5 सालों से 2 सालों से एक रिपोर्ट अपनी ओर से बना के विधायकों को देते रहे। करीब 4-5 बार, कम से कम 5 बार उन्होंने विधायकों को रिपोर्ट दी कि मैं अलग से सर्वे करा रहा हूं और आपका जो फीडबैक आ रहा है वो ये है, आप पढ़ लेना, और जहां अच्छा हो रहा है उसको जारी रखिए, जहां कमी है उसको सुधारने की कोशिश करिए। और समय के साथ विधायक दल की बैठकों में भी वो बोलते रहे कि अभी भी समय है, इसको देख लीजिए, सुधार कर लीजिए। तो एक तरह से उनने भी लोगों को अंधेरे में नहीं रखा। साथ लेके चलने वाली एक बात अलग रहती है और अंधेरे में रखने वाली बात एक अलग रहती है। उनकी उम्मीद रही होगी विधायकों की कि हम सबको टिकट मिले, लेकिन इतना उन्होंने किया कि वो एक सर्वे के माध्यम से लोगों को रिपोर्ट कार्ड देते रहे। और अंततः जब टिकट वितरण की बात आई तो उनके सर्वे के ऊपर भी सर्वे हुए। ये तो उनका सर्वे समझिए उनके कार्यालय के माध्यम से था। यहाँ एआईसीसी लेवल पे अलग हुआ, खड़गे जी मान लें, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं अलग सर्वे, जो हमारे इंचार्ज हैं शैलजा मैम अलग सर्वे, जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं अलग सर्वे, जो शैलजा जी के सचिव हैं 3 अलग सर्वे, इसके नीचे कम से कम 2 और प्रोफेशनल सर्वे, उसके नीचे 4 कम से कम भूपेश भाई के सर्वे विधायकों को जीत दिया। उसके अलावा मैंने भी एक सर्वे कराया 45 विधानसभाओं का, उसका मेरे पास भी एक फीडबैक था। तो ये सारे फीडबैक को लेके और अपनी जो राय है उसके साथ लीडर्स हम लोग बैठे थे और टिकट फिर फाइनल किया। आपने इतने सर्वे कराए, इतने अनुभवी आप राजनेता हैं, अब सारे कंपनियों के भरोसे रहेंगे तो कार्यकर्ताओं के फीडबैक का भी कोई अहमियत रह गई कि नहीं रह गई? जी, अहमियत रह गई कि नहीं रह गई? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मेरा भी विचार वैसा ही रहता है कि एक माना जाता है कि ये कंपनियां निष्पक्ष हैं, ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट देती हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा, आप दे रहा हूं कि मैंने एक सर्वे कराया था 2018 के पहले अपने विधानसभा का, और जो सर्वे कंपनी थी उनने रिपोर्ट दिया, उसमें 10-12 पोलिंग बूथ ऐसे थे जिसमें उनके सर्वे में मेरे को 20% वोट मिल रहे थे। मैंने उन पोलिंग बूथ को देखा और मैंने कहा ये रिपोर्ट गलत है, इसमें तो 80-85% वोट मिलते थे और मिलेंगे, ये आपका सर्वे ठीक नहीं है। उनके सर्वे में ऐसे भी नाम थे जो उन्होंने लिखा था कि ये कांग्रेस समर्थक है। मैं जानता हूं कि वो बीजेपी समर्थक थे और उन्होंने बीजेपी समर्थक लिखा था, मैं जानता हूं कि कांग्रेस समर्थक थे। तो एक ओवरऑल व्यू की जो इन्होंने कहा वो मानना, मैं ऐसा नहीं करता। उनका एक और टिपिंग पॉइंट रहता है कि एक और दृष्टिकोण आपको मिल गया, जो उन्होंने कहा वो पत्थर की लकीर, वो मानेंगे तो गलत हो जाएगा। पर अगर सहयोग के रूप में आप लेते हैं कि भाई हमने सर्वे कराया तो हमारे फीडबैक के अतिरिक्त भी है तो चलेगा, केवल उस पर निर्भर करेंगे तो गलती होगी। लोगों का, जो हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक है वो और ज्यादा नहीं तो उतना महत्वपूर्ण है ही, मेरे लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण। तो अभी जो टिकट बटे, कार्यकर्ताओं की राय की भी कोई 2-4% की वैल्यू थी या कंपनियों के सर्वे ने ही खेल कर दिया? या कंपनियों के सर्वे ने ही खेल कर दिया? नहीं, उनकी राय हम लोगों के माध्यम से भी आई और उनकी राय सर्वे में भी झलकी, 100% नहीं लेकिन झलकी।
तो ये जो 22 विधायक घर बिठा दिए गए, आप मानते हैं सही फैसला था? और बाकी जितने भी मैदान में उतार दिए गए सब बहुत बढ़िया थे। करीब करीब कुछ ऐसा लगता है कि जिनको टिकट नहीं मिला वो भी चुनाव जीत सकते थे, 2-3 ऐसे होंगे, लेकिन वो अपवाद माने जा सकते हैं। 2-3 सीटें ऐसी हैं जिनको टिकट मिलता है तो वो जीत सकते हैं। पर कुछ फैसले को स्वीकार नहीं कर सके और ताल ठोक के मैदान में है, या पार्टी भी बदल ली है, क्या कहते हैं इस पर? आप लोगों का मामला ठीक नहीं है इसलिए लोग विकल्प खोज रहे हैं। ये उस हद तक हम लोग की कमी मानी जानी चाहिए कि हम परिवार को समेट के नहीं रख पाए। सबको एक जैसा, एक बराबर और किसी एक को ही देते रहना कई बार संभव नहीं होता। 4 भाई हैं तो एक को ही मिलता रहे, एक कोई माँ बाप देते रहे तो बाकी भाइयों के मन में भी आता है। फिर मेरिट कि 4 बच्चे हैं, चारों को किस हिसाब से देना। अगर अनुपातिक सही मिल रहा है तो असंतोष नहीं होता, लेकिन अनुपातिक अगर लग रहा है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से एक भाई को ज्यादा मिल रहा है तो फिर असंतोष बाकी भाइयों में होता है। तो जिसको ज्यादा मिल रहा है उसको अगर आप कम करोगे तो उनको खराब लगेगा। वो मैनेज करना ये परिवार के प्रमुख लोगों की जिम्मेदारी। थोड़ी बात भारतीय जनता पार्टी पे कर लेते हैं। 15 साल सत्ता में रही, इस बार भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसी दिख रही है आपको? पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों से मैं निराश उस नाते था कि मेरे आकलन के विपरीत था। कांग्रेसी के नाते खुश था कि वो ढीले पड़ गए और मनोबल टूटा सा लग रहा है, मैदान में दिख नहीं रहे। अभी हालिया कुछ समय से अमित शाह जी और इनका आना जो हुआ और बड़ी स्ट्रेटेजाइजिंग और मंथन इनके अंदर हुआ ऐसा लगता है, अभी वो पिछले 4.5 सालों की तुलना में थोड़े बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं। बेहतर किस में दिख रहे हैं? वापसी करते दिख रहे हैं, सत्ता में आते दिख रहे हैं, चुनाव जीतते दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? वापसी में तो मुश्किल है। छत्तीसगढ़ एक परंपरागत कांग्रेस का क्षेत्र रहा है। आजादी के बाद से छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, चाहे वो सीपी में रहा हो, सीपीएन बरार में, चाहे मध्य प्रदेश में रहा हो, यहाँ ज्यादा समय कांग्रेस को सपोर्ट लोगों ने दिया है। और एक आधार है कांग्रेस का, भाजपा का भी आधार, और मैं मानता हूं कि एक बराबर आधार दोनों का है। और एक वोटिंग है करीब 10-12% वोट जो डिसाइडिंग रहता है। वो वोट मुझे अभी कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। कमिटेड वोट कांग्रेस भाजपा के बराबर है। आप लोकसभा विधानसभा देखेंगे तो एक न्यूनतम प्रतिशत से कम दोनों पार्टी को नहीं मिलते। लोकसभा में बीजेपी ज्यादा सीट ले रही है, लेकिन कांग्रेस को मिनिमम 1% है वो बना रहता है। भाजपा विधानसभा में पीछे हो गई, लेकिन मिनिमम एक वोट शेयर उनका बना रहता है। ये करीब करीब बराबर है। ऊपर का जो फ्लोटिंग वोट है ये डिसाइड करता है विधानसभा और लोकसभा। पर बीजेपी तो बहुत उम्मीद के साथ है, और नहीं सही वो बदल के रही वो। इतना प्रताड़ित कर दिया आपने लोगों को अपने 5 साल में कि लोग तैयार बैठे भाई सरकार में उन्हें लाने के लिए, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। 2-3 बातें हैं इसमें। एक, बीजेपी के 15 साल में कई चीजें इनने कही और वो नहीं कर पाए, वो एक बात सामने आई। और कांग्रेस विपक्ष में जब विकल्प के रूप में सामने आई, कांग्रेस के संगठन ने जो काम किया, घोषणा पत्र सामने आया, तो लोगों के सामने एक विकल्प आया। जोगी जी कांग्रेस के हिस्सा थे, वो अलग हो गए, उनके रहते कांग्रेस में कलह दिखती थी, उसका भी फायदा कांग्रेस को मिला कि अब ये परिवार एक जैसा दिख रहा है। इन परिस्थितियों में कांग्रेस की जो बढ़त थी वो आगे आ गई, नहीं तो 11% बढ़त बहुत बड़ी बढ़त होती है। ये पलट गया लोकसभा में, पर विधानसभा में राज्य के लिए वो जो फ्लोटिंग वोट है वो एक तरफ कांग्रेस के पास आया। इस चुनाव में अभी भी फ्लोटिंग वोट जो है, जो ना कांग्रेस का पक्ष का है ना भाजपा के पक्ष का है, वो कांग्रेस के पक्ष में झुका हुआ दिख रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने कई ऐसे काम किए जिनको कहा था, कुछ कहे नहीं कर पाए। शराबबंदी है नहीं कर पाए, नियमितीकरण है नहीं कर पाए, बड़े मुद्दे हैं नहीं कर पाए, लेकिन उस बात को लेके हम सामने हैं। उसका अंतर हो सकता है, लेकिन काम जो कांग्रेस ने किया उसका जो प्रभाव दिख रहा है, उसमें ये जो 10% फ्लोटिंग शेयर है, ये बढ़त कांग्रेस को जाएगा। आपने कहा नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? शराबबंदी में तो दलील दे देते हैं
वातावरण बना रहे हैं, संस्कृति का विषय है, पर कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर क्यों आपका हाथ इतना तंग रह गया? नियमितीकरण के मामले में जिस बात को हमको चुनाव के पहले सोचना चाहिए था या जानना चाहिए था, वो नहीं जान पाए कि सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव है कि जिनको आप संविदा में रख रहे हैं उनको आप रेगुलर नहीं कर सकते, क्योंकि संविदा में रखते समय कई ऐसे लोगों ने दाखिला अपना नहीं दिया, अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की, वो आगे नहीं आए क्योंकि परमानेंट जॉब नहीं था। हर साल आप रिन्यू करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डायरेक्टिव है कि बराबर का मौका क्योंकि आपने नहीं दिया तो संविदा में लेके आप रेगुलर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। अगर विज्ञापन में आप संविदा का निकालते हो कि हम संविदा में ले रहे हैं और 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद हम रेगुलर करेंगे, तो आप अभी भी कर सकते हो। ये कारण बना जो बार बार मैंने अनेकों बार प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये हवाला दिखाया, वहां बात जाके अटके। लेकिन 2018 में तो रमन सरकार ने नियमितीकरण करके दिखाया शिक्षा कर्मियों का। शिक्षा कर्मी भी संविदा पर थे और संविदा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह बड़ी संख्या में नियमित शिक्षा में तब्दील हो गए। तो ये विरोधाभास तो है। ये बात आती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सामान्य कार्य सामान्य वेतन इत्यादि का, संभव है कि वो लागू हुआ। और अगर कोई गुंजाइश है, कैबिनेट के पास अधिकार है, उसका उपयोग होना चाहिए। क्या अब की बार घोषणा पत्र में नियमितीकरण हिस्सा रहेगा, शराबबंदी हिस्सा रहेगा, या इस बार का जो घोषणा पत्र है इसमें हाथ जोड़ लोगे इन दोनों बातों से आप? आपसी चर्चा में सामान्य रूप से मैंने अपनी ये राय रखी थी कि अगर जो नहीं किया है उसको रिपीट करिएगा तो जल्दी लोग मानेंगे नहीं, तो उसको दूसरे स्वरूप में आपको बात रखनी चाहिए। ये मेरी राय थी। अभी घोषणा पत्र आ रहा है, कुछ जो साझा राय शुमारी है उससे जो बात आई थी वो दिख रही है। अब जो फाइनल आएगा उसमें क्या आता है ये देखना है। 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, उनकी इस चुनाव में क्या स्थिति देख रहे हैं आप? हम लोग भी फॉलो करते हैं दूर से, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। बीजेपी या विपक्ष की पार्टी में मैं एकदम नजरिया अलग ही रखता हूँ। ये कैसे लगाऊं? त्योहार कैसे मनाते हैं याद है या मैं सिखाऊं? फिर सबके घर मिलने जाते हैं। खा लिया जाओगे? जियो मार्ट का जियो उत्सव फेस्टिव सेल, यहाँ मिलेंगे मिठाई, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स और ग्रोसरीज पे एक्साइटिंग ऑफर्स 1 नवंबर से। वो अट्रैक्शन नहीं आ रहा ना साव जी में ना चंदेल जी में कि वो प्रदेश की लीडरशिप रमन सिंह जी की तुलना में जगह बना सके। आप रमन सिंह जी को कमजोर देख रहे हैं कि भाई उनको पुरंदेश्वरी ने सीएम फेस नहीं बताया, जो सीएम नहीं रहा उसको वो सीएम फेस नहीं बता रहे, और जो आपके यहाँ सीएम है वो सीएम रहेगा ये नहीं बता रहे। इस विरोधाभास में कुछ नहीं कहेंगे सिंह साहब? कांग्रेस ने मेरे ख्याल से स्पष्ट किया है कि ज्वाइंट लीडरशिप में हम चुनाव लड़ रहे हैं और अगुवाई भूपेश बघेल करेंगे। ये हमारा क्लियर डिक्लेयर्ड स्ट्रेटेजी है। टीम को वो लीड कर रहे हैं। चुनाव अगर जीतते हैं तो स्वाभाविक है कि प्रथम पंक्ति में तो वही रहेंगे। लाइन है तो लाइन में तो 1 नंबर पे वही रहेंगे कि भाई जो सिटिंग सीएम है चुनाव जीत के आए हैं। उतना तक तो हर आदमी समझता है, तो वो सबसे आगे रहेंगे। पर बहुत लोग हैं जो सिंहदेव साहब को आगे की लाइन में देखना चाह रहे थे। सिंहदेव साहब हैं जो खुद को भी आगे की लाइन में देखना चाह रहे थे, तो अब सिंहदेव साहब ने उम्मीद छोड़ दी। नहीं, मैंने इसीलिए लाइन कहा, प्रथम स्थान, बाकी लाइन तो हाईकमांड जो तय करेगा वो फिर मान के चलना। अब जो पिछले 5 साल में हुआ ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। एक स्पष्टता के संदर्भ में आप जाते हैं, पर अब थोड़ा आपके क्षेत्र के संदर्भ में आ जाते हैं। सरगुजा 14 सीट, 14 की 14 कांग्रेस के पास 2018 में
लोग चीख चीख के बता रहे हैं इस बार भी सारी टिकट महाराज की पसंद से, सिंधिया साहब की पसंद से। तो सिंधिया साहब क्या उम्मीद कर रहे हैं? अपनी पसंद के टिकट ले आए, उसी अनुसार सीट भी आ जाएंगी कि नहीं? क्रिकेट के लहजे में मैं कई बार उदाहरण देता हूं। सचिन तेंदुलकर एक बार भी ट्रिपल सेंचुरी नहीं बना पाए। ब्रैडमैन ने एक आध बार, दो बार, मेरे ख्याल से 2 या 3 बार ट्रिपल सेंचुरी उनकी है। तो बार बार ब्रैडमैन भी बैटिंग करने जाते थे तो ट्रिपल सेंचुरी नहीं बनाते थे। ये 14 में 14 ट्रिपल सेंचुरी जैसा है, आज तक कभी नहीं हुआ। और ये हो सके आसानी से, ये संभव भी नहीं है। प्रयास हमारा अभी भी रहेगा कि सारी सीटें आए, लेकिन ऐसी उम्मीद करना या मानना कि आएंगी ही, वो थोड़ा ज्यादा बोलना, बड़बोलापन हो जाता है। पर आपने जिन लोगों को घर बिठवा दिया वो बहुत चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, क्या कहेंगे? बृहस्पति सिंह से लेके चिंतामणि महाराज, कितना आपके लिए तनाव का विषय है इस समय? इसमें 3 टिकट चेंज हुए हैं, एक प्रेम साय जी का, एक बृहस्पति और एक चिंतामणि जी का। सर्वे में तीनों के लिए प्रश्न चिन्ह था। सर्वे में, सभी सर्वे में एक सशक्त उम्मीदवार, कमजोर में भी ये माने जाते थे कि ये हो सकते हैं उम्मीदवार, लेकिन विनिंग में तीनों का रिपोर्ट नहीं। विनिंग में उन परिस्थितियों में जो लोकल परिस्थितियां थी उसको ध्यान में रख के चेंज का भी जो एक बात था कि चेंज भी करना चाहिए। आज लोगों में एक स्वभाव सा आ गया है कि चेंज भी होना चाहिए, चेहरे भी बदले बदले जाने चाहिए। तो क्या हम 71 बदल दें? कितने बदलें? किनकी रिपोर्ट कैसी है? किनके जीतने के चांस कम से कम रहेंगे? कहां पर बदलना बेटर रहेगा? ये सबको ध्यान में रख के चेंज किया गया, वरना ये बहुत कठिन निर्णय होते हैं, बहुत कठिन निर्णय। बदल तो दिया, बदलने के बाद उनका व्यवहार आपको कितना तनाव दे रहा है, या निश्चिंत है आप? बृहस्पति से मेरे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे। उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी जो मेरे को स्वीकार नहीं है, और उस कारण से उनसे एक दूरी सी हो गई। पर वो मेरे लिए कोई वैसी वैमनस्यता नहीं है। अगर सर्वे में ये आता कि वो विनिंग कैंडिडेट है तो मैं बीच में खड़ा नहीं होता। ये भी मैं फ्रैंकली बोल सकता हूं कि उन्होंने जो कहा वो मेरे को स्वीकार नहीं है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर मैं टिकट इसलिए काटूंगा कि उन्होंने ऐसा कहा, ये भी मैं नहीं करता। अगर रिपोर्ट उनकी आती कि ये विनिंग कैंडिडेट, रिपोर्ट में ये था कि कैंडिडेट है, लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, विनिंग नहीं है। और प्रेम साय जी का मंत्री थे, मंत्री के बाद में उनका मंत्री की जवाबदारी दूसरे को दिया गया। तो वो इतने सीनियर हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनको विधायक के रूप में हमको देना चाहिए। अगर मंत्रिमंडल में स्थान नहीं है, मैंने भी उनसे बात की कि आप लोकसभा के लिए विचार करिए, तैयारी करिए। हमारे पास कोई अच्छा कैंडिडेट लोकसभा के लिए नहीं है। आप गौड़ समाज के हो, गौड़ बहुलता है सरगुजा अंचल में, और आप उस पर विचार करिए। प्रेम साय जी से वो बात हुई थी। चिंतामणि जी का टिकट कटा, रिपोर्ट अच्छी नहीं थी। मैं भी जानता हूं कि वहां खटपट था, काफी खटपट था। जो संगठन है, कांग्रेस के लोग थे, उनसे तालमेल नहीं बैठ रहा था। फिर भी मैंने उनसे ये कहा था कि टिकट अगर नहीं मिलता है, आप कांग्रेस में रहिए, आगे और बात भी रहती है। और उनके ज्वाइन करने के पहले दोबारा एयरपोर्ट में मुलाकात हो गई। वो बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे, उनके साथ में स्पीकर साहब के साथ बैठे हुए थे। तो मैंने कहा, चिंतामणि जी ज्वाइन कर लिए क्या? तो कहे नहीं नहीं महाराज, नहीं किया। तो मैंने कहा मत करिएगा, कांग्रेस में ही बने रहिए। लेकिन उसके एक दिन बाद घोषणा हुई कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पहले भी बीजेपी में थे, हम लोग उनसे बात करके कांग्रेस में लाए थे। 2 बार विधायक वो बने। अब की बार टिकट नहीं मिलने से फिर उनने बीजेपी का रुख किया। प्लस माइनस रहता है, वो रहते हैं तो कुछ होगा, नहीं रहते हैं तो कुछ और प्लस होगा। जिनके साथ उनका तालमेल नहीं बैठ रहा था वो मिलेगा, उनके जाने से कुछ कम होगा। तो
बैलेंस हो जाता है। आजकल लोग आपकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? भाई चिंतामणि जी को बोला, वो नहीं माने। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो भाजपा से प्रत्याशी बने हैं राजेश अग्रवाल जी, उनको भी आप बोल रहे थे, इनको बहुत समझाया था, माने नहीं। तो आजकल लोग मान क्यों नहीं रहे? मैं तो मन से बोलता हूँ, बाकी सामने वाले के ऊपर। थोड़ा बात अंबिकापुर पे भी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार के असफल प्रयासों के बाद अब एक नया प्रत्याशी दिया है। आपकी प्रतिक्रिया? मैं हर चुनाव को टफ मानता हूं, और मैंने पहले भी ये कहा कि 2008 के चुनाव से मेरा दृष्टिकोण बदल गया, मेरा असेसमेंट बदल गया, क्योंकि मैं मानता था कि मैंने बहुत गलत नहीं किया है, अच्छा नहीं किया है तो बुरा भी नहीं किया है। और पहली बार अंबिकापुर से लड़ रहा हूं, यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में भी मैंने काम किया है। लोगों ने मेरा काम देखा है, मेरा स्वभाव देखा है, कहीं अगर कुछ कमी है तो वो भी जानते हैं, कुछ अच्छाइयां हैं तो उसको भी उन्होंने देखा है और उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन चुनाव के नतीजा जब 1000 वोट से कम आया, तो वो बात मेरे दिमाग में आई कि नहीं, और बातों के ऊपर भी बात, जो आप सोच रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ बातें रहती हैं जो आप देख नहीं पा रहे हो। तब से मैंने नजरिया अपना एकदम असेसमेंट का बदल दिया, और केवल जीत हार का मैं देखता हूं। छोटी बात में कहें, हल्का लगेगा कि 1 वोट से जीतने वाली बात, कि जीतना जीतना है, चुनाव में है तो जीतने के लिए हो, सिर्फ भाग लेने के लिए नहीं। और हर चुनाव टफ रहता है, जितने कैंडिडेट रहते हैं सबके कोई ना कोई प्लस रहते हैं, किसी का कुछ प्लस रहता है, किसी का कुछ प्लस रहता है। तो एक कैंडिडेट बदला तो दूसरा कमजोरी है, ऐसी बात नहीं होती। उनके अलग प्लस हैं, इनके अलग प्लस हैं, और बीजेपी का संगठन वो तो है ही है। उस बेस पे जो भी कैंडिडेट आएंगे, इसके पहले ट्राइबल कैंडिडेट भी रहे अंबिकापुर से, तो उनका अलग प्लस होगा। अनुराग रहे, युवा थे, उनका अलग प्लस है। अभी राजेश को टिकट मिला है, मारवाड़ी कम्युनिटी के हैं, मारवाड़ी कम्युनिटी को एक कर रहे हैं। यहां तक बात हो रही है कि अगर साथ नहीं आओगे तो बेटी नहीं, शादी नहीं करने देंगे। यानी एक अलग परिवेश में चुनाव हो रहा है, तो सबके साथ अलग अलग बात आती है। पर एक सवाल इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आखिरी सूची में यह तय किया कि टीएस सिंहदेव के खिलाफ किसको मैदान में उतारेंगे, या आपके खिलाफ प्रत्याशी उतारने में इतनी देरी क्यों हुई? आपने भी तो दिमाग लगाया होगा कि क्यों देर हो रही है। आपसे उम्मीद बहुत ज्यादा थी इसलिए, या आपको रोकने के लिए आप भी खोजना था इसलिए? इसमें असेसमेंट की बात मेरे ख्याल से रहती है। मैं फिर 2008 के चुनाव की याद दिलाता हूं कि ये माना जा रहा था सामान्य रूप से मीडिया में कि छत्तीसगढ़ में एक सीट पक्की अगर कांग्रेस की है तो अंबिकापुर की, और गिनती में मैं लगातार ट्रेल करता गया। 16वें राउंड में प्लस हुआ, 17वें राउंड में माइनस हुआ, और आखिरी 18वें राउंड में जीत पाया। तो ये जो असेसमेंट है, विपक्षी दल भी असेस करते हैं, तो उनका असेसमेंट रहा होगा कि टीएस सिंहदेव ठीक ठाक प्रत्याशी है, इसके जीतने के अगर चांस है तो हमको अच्छे से सोच समझ के प्रत्याशी देना है जो इसको हरा सके। इसलिए उनने ज्यादा समय मेरे ख्याल से लगाया होगा। अगर आपको हराना ही भाजपा का उद्देश्य था तो अपने प्रामाणिक कार्यकर्ताओं के स्थान पर लंबे समय तक जो सिंहदेव के साथी रहे उन राजेश अग्रवाल पे दाव क्यों लगाया? आपका ही पुराना साथी आपके खिलाफ मैदान में है। ये आपकी मदद करने के लिए या वाकई आपके खिलाफ गंभीर लड़ाई लड़ने के लिए? सवाल है। राजेश अग्रवाल पिछले बार भी प्रबल दावेदार थे, और पहले 3 में उनका नाम था, तो संभव है कि उस समय हाल में आए थे, तो बीजेपी में जो संगठन की बात है वो हावी हो गई होगी। अब जो दिख रहा है कि बीजेपी में भी वो बात नहीं रही कि संगठन को बहुत ज्यादा महत्व मिल रहा है। जोड़ तोड़ ये भी बीजेपी में अब बहुत ज्यादा दिखने लगा। आरएसएस में नहीं दिखता, लेकिन बीजेपी में ये बहुत ज्यादा दिखने लग रहा है। तो पुराने और कर्मठ डेडिकेटेड सिपाही में से बेस्ट कौन है उसको देने के बजाय इनको भी मान लिया होगा कि 5 साल अब ये तप लिए हैं, इन्हें पर्याप्त कमिटमेंट दिखा दी है, तो इनको भी मौका दिया।
चलिए हम आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं प्रदेश के संदर्भ में। इस बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की कमान सीधे तौर पर अमित शाह के हाथ में दिखाई दे रही। अमित शाह की मौजूदगी आपको कितना डरा रही है, कितना आशंकित कर रही है? वो बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं, शायद होंगे भी, और अनेकों चुनावों में हम लोग दूर से देखते हैं और दिखता है कि वो अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बहुत सशक्त स्ट्रेटेजिस्ट हैं। बीजेपी में भी हम लोग के परिचय के लोग हैं, उनसे भी बात कभी कभी होती है, तो उन लोग से भी फीडबैक मिलता है। कुछ और लोगों से मुलाकात हुई, उन लोग भी बताते हैं कि अब अमित शाह उनकी मीडिया या ऊपरी छवि के अंदर इनकी आध्यात्मिक और इंटेलेक्चुअल गहराई काफी है। ऐसा बीजेपी के अंदर के कुछ साथियों से जब बात हम लोग आदान प्रदान करते हैं तो ये बातें भी सुनने में आती हैं और फील्ड में दिखता है कि वो फोकस और स्ट्रेटेजी तीव्र है। और अभी जो बीजेपी की स्थिति आपने पहले प्रश्न पूछा था कि जो सुधरी हुई दिख रही है, उसमें उनका योगदान निश्चित रूप से। थोड़ी राष्ट्रीय बात इसलिए कि अब आप राष्ट्रीय भूमिका में भी हैं, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में किसे टिकट मिले, राजस्थान में किसे टिकट मिले, मिजोरम में किसे टिकट मिले, तो इसमें भी आपकी भागीदारी रही। क्या देख रहे हैं? बहुत बुरी हालत से गुजर रही है कांग्रेस लंबे समय से। 5 राज्यों में चुनाव है छत्तीसगढ़ के साथ। बाकी राज्यों के संदर्भ में दिल्ली में बैठ के क्या दिखा? डरे डरे से है या कुछ उम्मीद के साथ है? एक चीज जो साफ दिखी वो ये था कि सर्वे पे बल है। राहुल जी बैठते थे, सोनिया जी बैठती थी, खड़गे जी बैठते थे, वेणुगोपाल जी बैठते थे। फिर जो टिकट के लिए प्रभारी बनाए गए हैं वो सामने बैठते थे, स्टेट इंचार्ज बैठते थे, सीएलपी या चीफ मिनिस्टर बैठते थे, पीसीसी प्रेसिडेंट बैठते थे। इन लोगों के बीच का जो इंटरेक्शन दिखता था वो साफ दिखता था कि जानकारियों के आधार पे है। मेरा तेरा का गुंजाइश कम रहता था। मेरिट के आधार पे काफी गंभीरता से डिस्कशन हुआ। राहुल जी एकाएक कोई नाम बोल देते थे जिसमें सब कोई भौचक्के से हो जाते थे कि ये नाम उनके पास कैसे आया। सोनिया जी, खड़गे जी, इधर सीसी के मेंबर भी, एक आध नाम बीच में, यानी ये संदेश क्लियर रहता था कि और भी जानकारियां हैं। और उस हद तक राज्य के जो प्रतिनिधि आते थे, सीनियर मोस्ट टिकट कमेटी वाले, स्टेट इंचार्ज, सीएलपी या चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट, ये उस बात को जान समझ के अपनी बात रखते थे, तर्क संगत बात रखते थे। यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। कोई ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि हवा में बात हो रही। तो ये अच्छा लगा मेरे लिए कि अनुभव था कि उस लेवल पे जो बात होती है उसमें पूरी गंभीरता रहती है। गंभीरता तो ठीक है, गंभीरता तो ठीक है, उम्मीद क्या है? राहुल जी एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे राजस्थान जा रही है, मध्य प्रदेश जा रही है, छत्तीसगढ़ जा रही है, फिर बाद में उन्होंने संशोधित किया, नहीं। तो अब आपसे जानना ये, वहां बैठ के क्या दिखा? कहां कहां कांग्रेस जा रही है, कहां कहां आ रही है? इनमें जो स्टेट्स हैं, राजस्थान एक स्टेट है जिसको ये कहते हैं कि ऑल्टरनेट गवर्नमेंट देता है, तो वहां पर वो फैक्टर को ध्यान में रख के और सचिन पायलट और गहलोत जी के जो बीच में संवाद आदान प्रदान चला और उसमें जो सुधार दिख रहा है, कांग्रेस पिक्चर के बाहर नहीं है। कांग्रेस भी सरकार बना सकती है, ये टच एंड गो है। कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है और कांग्रेस को सतर्क रहने की जरूरत है, यानी जीत रही है ऐसा नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एज है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हैं वो कहते हैं कांग्रेस को एज है। वहां बीजेपी के मुख्यमंत्री जी की वो स्थिति नहीं है जो इसके पहले थी। वो लीड कर रहे हैं, लेकिन उनमें वो जो एक आकर्षण कहें या लोगों को खींचने की स्थिति कहें, उसमें परिवर्तन आया है। और लोकल बॉडी इलेक्शंस में कांग्रेस ने बेटर परफॉर्म किया है, नहीं तो वॉश आउट था।
एक तरफ बीजेपी जीतती थी। तो बीजेपी की गवर्नमेंट रहते हुए लोकल बॉडी के इलेक्शन कांग्रेस को जीतना, ये बड़े पॉजिटिव संकेत हैं। और कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस इतना खराब किया था, जैसे विंध में 32 या कितनी सीटें हैं, 2 या 3 हैं, तो वहां कांग्रेस को बहुत स्कोप है, सुधार में आने का बहुत स्कोप है कांग्रेस को। जहां ज्योतिरादित्य जी चले गए, वहां कांग्रेस के पास अच्छी सीटें थी, ये बीजेपी के पास चली गई हैं। वहां भी कांग्रेस के पास अच्छे उम्मीदवार हैं। अगर बराबर ले आया, यहाँ पर विंध में आपने सुधार कर लिया, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाएगी। और छत्तीसगढ़ 14 के संदर्भ में तो आपने डॉन ब्रैडमैन की कहानी बता दी, और छत्तीसगढ़ में भी 90 में से 69 जीते थे, पर यहाँ तो आप 300 के लाले पड़ने की बात कर रहे हैं, और यहाँ बात 75 पार की हो रही है। अब आप 14 नहीं देंगे तो 75 पार क्या, केवल जुमला? इसमें 75 पार का एक लक्ष्य है। सरगुजा में अगर कुछ कम होगा तो बिलासपुर में ज्यादा आ सकता है। बिलासपुर संभाग में जहां पहले 24 सीटें थी, कांग्रेस के पास 12 थी, अभी एक बढ़ गया है, जीपीएम का बढ़ गया है, 13 हो गए। यहाँ कांग्रेस को इंप्रूव करने की गुंजाइश है, कहीं ऑफसेट होता है तो। रायपुर और दुर्ग संभाग अच्छी स्थिति में कांग्रेस की है। बस्तर संभाग 100% की स्थिति में है। सरगुजा और बस्तर संभाग 12 में 12, 14 में 14 सिटिंग एमएलए हैं। ये रिपीट करना कठिन है, इसलिए मैं जब आकलन करता हूं तो थोड़ा कम आंकता हूं, जितना होगा या मुझे लगता है हो सकता है, उससे थोड़ा कम बताता हूं। तो मैं अगर जिस आंकड़े को बोलता हूं, मैं मन में ये रखता हूं कि होगा तो उससे ज्यादा, लेकिन मैं थोड़ा कम बोल रहा हूं। मेरा आकलन ऐसा मैं रखने की कोशिश करता हूं। और फिर अंदर मन से भी मुझे लगता है कि 75 पार और 2/3 के बाद मैं कह रहा हूं कि 2/3 से कम आएगी तो मुझे निराशा होगी। तो 2/3 आनी चाहिए, क्योंकि इतना कांग्रेस गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया है। तो कुल मिला के जीवन ने सिंघे साहब को काफी सिखा दिया है, और सिंघे साहब बोलने में संयम रखना चाहते हैं। जितना मन में आकलन रहता है, उससे कम जुबान पर उम्मीद जाहिर करते हैं। इसके बावजूद भी सिंघे साहब को उम्मीद है कि वह इस चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनते हुए देखेंगे। अब उनकी उम्मीद कितनी परवान चढ़ी, इसका पता 3 दिसंबर को चलेगा। लेकिन सिंघे साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी व्यस्तताओं के बीच में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने समय दिया जी। तो आज के इस चुनावी संवाद में इतना ही। हमारा सिलसिला जारी है, कुछ और लोगों से भी मुलाकात करेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। बहरहाल आप मुझे दिए याद। नमस्कार।